हेलो एवरीवन, स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों पिछली बार मैंने एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके सीआईएसएफ कांस्टेबल फायर का डाला था। उसका रिस्पांस बहुत अच्छा है आप लोगों की तरफ से। और जो सैम्पल पेपर था वो बहुत ज़्यादा पुराना था, यानी वो लगभग 2011 के आसपास का पेपर था। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा पुराना होने की वजह से बहुत सारे लोगों को ये लग रहा था कि क्वेश्चन पेपर बहुत ईजी आता है। तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्त, आपके लिए स्पेशल जो कि अभी रिसेंट में आपका 2018 में जो सीआईएसएफ का पेपर हेल्ड हुआ था उसके जो क्वेश्चन पेपर हैं जीके के मैं लेकर के आ चुका हूँ। इस पेपर को देखने के बाद आपको अंदाज़ा लगेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके जीके में पूछे जा सकते हैं सीआईएसएफ कांस्टेबल फायर के अंदर। तो चलिए बिना देर के हुए क्वेश्चन पे आते हैं और आपको सारा चीज़ एक्सप्लेन करके बताते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आगे आने वाले जितने भी अपडेट्स हो इस तरह के सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, जैसा कि आप मेरे स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे क्वेश्चंस देख रख सकते हो, पहला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है आपका कि जैव मंडल में सभी जातियाँ जीवित जातियाँ जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित और निर्भर रहती हैं। इस जीवन आधारित तंत्र को क्या कहते हैं? मीन्स कि एक जो सिस्टम है उस सिस्टम में जो आपके बायोटिक कह सकते हैं या फिर एबायोटिक या फिर जितने भी आपके जानवर हैं, जीव जंतु हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? आपके ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं: पारितंत्र, जंगल, पर्वत श्रेणियाँ और वातावरण। इसमें से दोस्तों आपका कौन सा सही जवाब हो जाएगा ये कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताना, या फिर आप एक कॉपी और पेन ले लेना, वहाँ पे अपने लिखते जाना कि मैंने कितना सही बनाया है। तो दोस्तों जैव मंडल में सभी जातियाँ और जितनी भी जीवित रहने के लिए एक दूसरे के ऊपर परस्पर संबंधित रहती हैं, तो इसको दोस्तों हम कहते हैं पारितंत्र। अब पारितंत्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं हम? तो इसको कहते हैं हम इकोसिस्टम। इकोसिस्टम अब क्या होता है? तो इकोसिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आपके फ्लोरा और फन्ना एक तरह से कहें कि जितने भी एनिमल्स हैं, हम लोग जितने हैं यहाँ पे, बायोटिक या बायोटिक, सारे एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। ठीक है, मीन्स कि एक दूसरे के बिना हमारा काम नहीं चल सकता। एक तरह से कहें तो जो फूड वेब आप पढ़े होंगे, फूड वेब या फिर फूड चेन, ठीक इसी तरह से है ये आपका इकोसिस्टम। ठीक है, इकोसिस्टम मीन्स की ए सिस्टम इन विच प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव टुगेदर। ठीक है, उसको हम इकोसिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है कि गुलरुखी के उपनाम से कौन कविताएं लिखता था? मीन्स कि जिस तरह से आप जिगर मुरादाबादी या फिर और भी नाम सुनते होंगे, उसी तरह से आपका है गुलरुखी। ये दोस्त एक इसमें से आपका जो ऑप्शन आप देख रहे हो, मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोदी, मुबारक शाह, नसरुद्दीन मोहम्मद, दोस्तों इनमें से एक शासक गुलरुखी के नाम से एक कविताएं लिखता था। मीन्स की कविताएं लिखता था, लेकिन उसका जो नीचे में नाम होता था वो ये आपका रहता था गुलरुखी। तो इनमें से कौन सा शासक था जो इस तरह के नाम से मीन्स की अपनी कविताएं लिखता था? तो दोस्त आपका जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा सिकंदर लोदी। अब सिकंदर लोदी की यहाँ पे बात है तो सिकंदर लोदी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो दोस्तों इनका जो शासन काल था ये था आपका 1489 से लेकर के और 1517 तक, यानी 1489 से लेकर के 1517 तक इन्होंने शासन किया भारत में। ये दोस्तों दिल्ली सल्तनत के लोदी वंश के तहत आते हैं। लोदी वंश की संस्थापक की बात करें तो ये था बहलोल लोदी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहलोल लोदी ने स्थापना की थी लोदी वंश की 1451 में, 1451 में। और सिकंदर लोदी का जो शासनकाल था ये 1489 से लेकर के 1517 तक था। ठीक है, अब सिकंदर लोदी से जुड़ी एक और इम्पोर्टेंट चीज़ कि सिकंदर लोदी ने ही जो आपके आगरा शहर है, आगरा शहर की स्थापना इन्होंने की थी। कब की थी? तो 1504 में की थी। इस चीज़ को आप ध्यान रखोगे कि 1504 में आगरा की स्थापना किसने की थी? तो आपके सिकंदर लोदी ने की थी। इन्होंने 2 और 3-4 काम किए थे। कौन कौन से काम किए थे? तो सिकंदर लोदी ने आपके जो नगरकोट में ज्वालामुखी मंदिर है, नगरकोट में आपका जो ज्वालामुखी मंदिर है उस मंदिर को डिस्ट्रॉय इन्होंने ही किया था। ठीक है, और इसी के साथ इन्होंने आदेश भी दिया था कि जो मथुरा में जितने भी टेम्पल्स हैं उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। तो एक तरह से कहें कि ये जो थे ये पूरी तरह से विनाशकारी शासक भी थे सिकंदर लोधी। और इनके बारे में एक और चीज़ आपको जानना जरूरी है कि गज ए सिकंदरी जो था एक नापी प्रणाली थी, इसको भी चालू किया था आपके सिकंदर लोधी ने। आपको ध्यान रखना है कि गुलरुखी जो था इस नाम से उपनाम से सिकंदर लोधी कविताएं लिखा करते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 28 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि प्लास्टिक के बर्तन बनाने के लिए किस बहुलक का प्रयोग होता है? मीन्स कि जो प्लास्टिक के बर्तन बनते हैं, आप देखे होंगे जो खिलौना वगैरह बनता है, इसमें कौन से इसमें से एलिमेंट का यूज किया जाता है? आपके ऑप्शन हैं मेकामाइन, नायलन, डेक्रोन और बेकालाइट। दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा आपका
मेलामाइन, ठीक है। मेलामाइन से ही दोस्त आपके जो प्लास्टिक के बर्तन होते हैं इन्हें बनाया जाता है। एक और चीज़ आपसे मैं जानना चाहूँगा कि जो कास्टिक सोडा होता है, ठीक है, कास्टिक सोडा जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है। और एक आपका जो नहाने वाला सोडा और खाने वाला सोडा, दोनों सोडे अलग अलग होते हैं, तो दोनों का जो आपका केमिकल फार्मूला है यानी आपका जो केमिकल नाम है आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताओगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन आपको इससे जुड़ी बता दूं, केमिस्ट्री से जुड़ी हुई, कि लाफिंग गैस में कौन से लाफिंग गैस का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। लाफिंग गैस का फॉर्मूला ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूला हो गए आप एक बार देख लोगे केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता अस्पताल और औषधालय भारत के संविधान के 7वीं अनुसूची में दी गई ब्लैंक सूची में सूचीबद्ध हैं, ठीक है। मीन्स कि आपका सार्वजनिक स्वास्थ्य यानी जो आपका पब्लिक एक तरह से कहें हेल्थ, आपका स्वच्छता क्लीननेस अस्पताल हॉस्पिटल और आपका औषधालय भारत के किस संविधान के 7वीं अनुसूचित के तहत कौन से विषय के अंदर आते हैं। दोस्तों सबसे पहली चीज़ आपको समझनी होगी कि आपके 7वें अनुसूची यानी 7th शेड्यूल में आपके 3 सब्जेक्ट्स आते हैं। एक आता है आपका सेंट्रल, एक आता है आपका स्टेट और एक आता है आपका कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। सेंट्रल लिस्ट की बात करें तो इसमें आपके एक समय में 97 जब ये बना था तो इसमें 97 सब्जेक्ट 97 विषय आते थे। स्टेट सूची में आपके लगभग एक तरह से कहें तो हम 66 सब्जेक्ट थे उस समय जब बना था ये, और कॉन्ग्रुएंट लिस्ट में 47 सब्जेक्ट थे, ठीक है। लेकिन अब जो है ये आपका 92 से सेंट्रल लिस्ट में आपका हैंडेड हो गया है, ये आपका स्टेट लिस्ट में 61 हो गया है और ये आपका कॉन्करेंट लिस्ट में बढ़ करके 51 के आसपास हो गया है, ठीक है। तो अब ये आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पे कि ये जो आपका सार्वजनिक स्वास्थ्य है, स्वच्छता है, अस्पताल और औषधालय कौन से सूची के अंदर आते हैं। केंद्रीय यानी सेंट्रल लिस्ट, बी राज्य यानी स्टेट लिस्ट, सी विश्व और डी समवर्ती यानी कॉन्ग्रुएंट लिस्ट। तो ये कौन से लिस्ट के अंदर आपके आते हैं। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी राज्य सूची के अंदर आते हैं, ठीक है, स्टेट लिस्ट के अंदर। आप कैसे आते हैं स्टेट लिस्ट के अंदर। तो दोस्तों जो आपका ये अस्पताल देख रहे हो, औषधालय देख रहे हो, स्वच्छता देख रहे हो, ये डिपेंड करता है टोटली स्टेट के ऊपर कि स्टेट जो है कैसे मेंटेन कर सकता है अपने इलाके में, अपने हॉस्पिटल्स को, अपने जितने भी क्लीननेस कैसे मेंटेन कर सकता है। ये सारा चीज़ दोस्तों राज्य के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो कि आपके डिफरेंट लिस्ट में बांटे गए हैं। जैसे मैं बात करूं आपके एजुकेशन को, तो एजुकेशन दोस्तों आपका आ जाता है ये कॉन्ग्रुएंट लिस्ट के अंदर में आ जाता है। रेलवे की बात करूं मैं तो रेलवे आपका केंद्रीय लिस्ट के अंदर आ जाता है। अब बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता है कि आखिर क्यों इसका निर्माण कराया गया। तो सबसे पहले चीज़ दोस्तों समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि अगर मान लो रेलवे को हम ले लें तो रेलवे आपका आता है सेंट्रल लिस्ट के अंदर। अब सेंट्रल लिस्ट के अंदर क्यों आता है, तो अगर मान लो कि यहाँ पे MP का बॉर्डर है, ठीक है, ये MP का इलाका हो गया और यहाँ पे आपका उत्तर प्रदेश हो गया और नीचे में आपका बिहार हो गया, ठीक है, ध्यान से देखना आप। अब मान लो कि रेलवे चालू होती है उत्तर प्रदेश के कानपुर से, चालू होती है एक ट्रेन जो चल करके MP पहुंचने वाली होती है। तब तक MP के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान बोले कि नहीं, MP में आपकी ट्रेन नहीं आएगी, आपको मेरे को नहीं पता है, आप बिहार में ले जाओ। तो अब ट्रेन को तो यहाँ से हम उड़ा करके बिहार में नहीं लाएंगे, इसी रूट से ले आएंगे। तो इस वजह से आपका जो स्पेशल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जैसे मिलिट्री वगैरह हो गया, तो ये सारा चीज़ दोस्तों आपका जाता है केंद्रीय यानी सेंट्रल लिस्ट के अंदर, ठीक है। तो एक तरह से कहें तो सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्ग्रुएंट लिस्ट बनाया गया था इसीलिए ताकि सब जितने भी आपके फेडरल सिस्टम में जितने भी पार्ट हैं गवर्नमेंट के, जैसे स्टेट गवर्नमेंट हो गया और आपका सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, दोनों अपने कार्य कर सके, ठीक है। 30वां क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अनुसार जम्मू कश्मीर के लिए निवारक निरोधी संबंधित विधि बनाने की शक्ति संसद को नहीं बल्कि राज्य विधानमंडल को प्राप्त है। आपके ऑप्शन है दोस्तों, फिलहाल तो ये हट चुका है लेकिन आपके ऑप्शन हैं अनुच्छेद 19(2), अनुच्छेद आर्टिकल 22(6), अनुच्छेद 19(7), अनुच्छेद 22(7). तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये अनुच्छेद 22(7) हो जाएगा। ये आपके पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जामिनेशन के इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जितने भी आर्टिकल्स हैं आपको ध्यान में रखना है। जैसे आपके अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत का कौन से आर्टिकल के तहत आता है, तो दोस्तों ये आता है आपका आर्टिकल 17 के तहत, ठीक है। ठीक इसी तरह से आपसे पूछेगा कि कौन से आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति
किसी भी मुस्लिम को पार्डन मीन्स की ग्रांट पार्डन मीन्स की उसको माफ़ी दे सकता है। ठीक है, तो आपके ऑप्शंस जो हैं ये आपको मीन्स की इसका जो सही जवाब होगा ये आपको बताना है हमारे कमेंट सेक्शन में कि किस आर्टिकल के तहत भारत का राष्ट्रपति जो है किसी भी मुस्लिम को उसका सज़ा माफ़ कर सकता है या फिर आगे बढ़ा सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है, यदि पदार्थ का चुंबकीय संवेग शून्य है तो पदार्थ है प्रति लौह चुंबकीय, अणु चुंबकीय, लौह चुंबकीय और प्रति चुंबकीय। दोस्तों हिंदी वालों को इंग्लिश वालों को दिक्कत हो रहा होगा, लेकिन मैं उनको इंग्लिश में ट्रांसपोर्ट कर देता हूँ। मीन्स कि यदि पदार्थ मीन्स कि एक एलिमेंट है जिसका कि चुंबकीय यानी जो मैग्नेटिक वेलोसिटी है वो जीरो है, तो मैग्नेट क्या है मीन्स कि किस तरह का वो मैग्नेट है, किस तरह का वो सब्सटेंस है। तो आपके ऑप्शन है यहाँ पे प्रति लौह चुंबकीय, अणु चुंबकीय, लौह चुंबकीय और प्रति चुंबकीय। दोस्तों ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा प्रति चुंबकीय। प्रति चुंबकीय होता है डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक जो होता है ये प्रति चुंबकीय होता है। ठीक है, तो अगर डाईमैग्नेटिक है, अगर मान लो कि डाईमैग्नेटिक है तो दोनों का जो पॉइंट होगा वो जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 32। क्वेश्चन नंबर कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन 2018 का आयोजन कहाँ कराया गया, यानी जो आपका बौद्ध सम्मेलन 2018 में हुआ था इसका आयोजन कहाँ पे कराया गया। तो इसका दोस्तों जो सही ऑप्शन हो जाएगा, पहले ऑप्शन बता दूं आपको, ऑप्शन ए है कुशीनगर, ऑप्शन बी है आपका सारनाथ, ऑप्शन सी है वाराणसी और ऑप्शन डी है आपका लुम्बिनी। इसका दोस्तों जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी लुम्बिनी। यानी 2018 के अंदर जो आपका अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन था ये लुम्बिनी के अंदर कराया गया। दोस्तों लुम्बिनी से जुड़ी कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ आपको मैं बता दूं, लुम्बिनी में ही आपके महात्मा बुद्ध जो कि आपके बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, उनका जन्म हुआ था 563 BC में। ठीक है, 563 BC में लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। इनसे जुड़ी और चीज़ की सारनाथ में, तो सारनाथ में इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था। ठीक है, उपदेश जो था अपना प्रथम कहाँ दिया था, इन्होंने सारनाथ में दिया था। इसी के साथ दोस्तों कुशीनगर में बात करूं तो कुशीनगर में जो है इनका महापरिनिर्वाण यानी इनका जो है एक तरह से कहें तो इनका देहांत हो गया था, इनकी मृत्यु हो गई थी 483 BC में। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। और वाराणसी की बात करें जो कि आपका एक और ऑप्शन है, तो वाराणसी में दोस्त आपके जो प्रथम यानी जैन धर्म के प्रथम आपके जो तीर्थंकर थे ऋषभ देव, उनका जो जन्म क्षेत्र था दोस्त ये था आपका वाराणसी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ दो ये कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी तथा किस पेड़ के नीचे हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है ब्रिटिश भारत का पहला लौह इस्पात संयंत्र कब स्थापित किया गया था, मतलब पहला लौह इस्पात संयंत्र कब स्थापित किया गया था, मीन्स कि पहला इंडस्ट्री आयरन ओर्स की कहाँ पे स्थापित की गई थी, कब स्थापित किया था सॉरी। आपके ऑप्शन है 1890, 1910, 1907, 1992। दोस्तों आपका जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा 1907। यानी ब्रिटिश भारत का पहला जो इस्पात संयंत्र था ये आपका 1907 में स्थापित किया गया था, जिसको कि जमशेदजी टाटा ने स्थापित किया था टाटा में। ठीक है, और एक तरह से कहें तो 1907 से जुड़ी एक और चीज़ कि 1907 में ही आपका बंगाल जो मुस्लिम कांग्रेस थी, कांग्रेस डिवाइड हुई थी आपके एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेस्ट में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि 1907 में आपका जो है कांग्रेस का विभाजन भी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है कि भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था, ब्रिटिश था, डच था, फ्रांसीसी था या फिर पुर्तगाली था। ऑप्शन डी है आपका पुर्तगाली। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन डी आपका पुर्तगाली ही हो जाएगा। तो कब आया था, तो 1498 में आया था, जिसका नाम वास्को डी गामा था। ठीक है, वास्को डी गामा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि भारत में पहली अपनी कंपनी किसने स्थापित की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। जठर रस स्रावित होता है, मीन्स कि जठर जो आपके पेट में होता है इसका जो रस है मीन्स कि जूस है, बाइल जूस है, वो कहाँ पे होता है, स्टोर होता है, स्रावित होता है। आपके ऑप्शन है आमाशय द्वारा, ऑप्शन बी है आपका यकृत यानी लीवर द्वारा, ऑप्शन सी है आपका छोटी आंत द्वारा, ऑप्शन डी है अस्थि कोटर गुद्दा द्वारा। इसका दोस्तों जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा आमाशय द्वारा, आमाशय यानी पैनक्रियाज द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 36 कि चंद्रमा के लिए भारत का पहला मिशन कौन सा था। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मैटसेट, ऑप्शन बी है एजुसेट, ऑप्शन सी है चंद्रयान फर्स्ट और ऑप्शन डी है आपका मंगल मिशन। दोस्तों जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा आपका चंद्रयान फर्स्ट, जो कि आपका लॉन्च किया गया था 2008 के अंदर। आपका चंद्रयान से जुड़ी और कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी कि चंद्रयान 2 आपका जो था
ये लॉन्च किया गया था हाल ही में 2000 आपका लॉन्च किया गया था 2019 के अंदर अंदर, यानी जो आपका चंद्रयान 2 है इसको लॉन्च किया गया था दोस्त आपके 2019 के अंदर अंदर। तो आपका इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन रहने वाला ये रहने वाला है कि जो आपका चंद्रयान 2 था उसका जो रोवर था मीन्स कि उसका क्या नाम था। तो दोस्तों उसका जो रोवर था उसका नाम था आपका प्रज्ञान, और लैंडर जो नाम था उसका लैंडर का नाम था विक्रम। इसको ध्यान में रखना है कि जो लैंडर था चंद्रयान 2 का उसका नाम था विक्रम और जो रोवर था उसका नाम था प्रज्ञान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 37। मथुरा कला शैली किसके शासनकाल में हुआ, विकास किसके शासनकाल में हुआ मथुरा कला शैली का। आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 अशोक, ऑप्शन बी है कनिष्क, ऑप्शन सी है पुष्यमित्र शुंग और ऑप्शन डी है आपका हर्षवर्धन। तो दोस्तों आपका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी कनिष्क, यानी जो आपका मथुरा कला जो शैली है वो कनिष्क के शासनकाल में, यानी ये कुषाण वंश के एक शासक थे, इनके शासनकाल में मथुरा कला शैली का बहुत ज़्यादा विकास हुआ। ठीक है, आप मुझे बताओगे कि गंधार कला शैली का संबंध किस वंश से है और कहाँ पे यह स्थापित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि आपका रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है। आप अगर पेपर देने जा रहे हो फायरमैन का तो आपको जितने भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है उनकी हेडक्वार्टर कहाँ है ये आपको याद रखने बहुत ज़रूरी है। तो पूछ रहा है यहाँ पे कि रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पे स्थापित है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए बियाना, ऑप्शन सी बी जेनेवा, ऑप्शन सी नैरोबी, ऑप्शन डी पेरिस। दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन बी जेनेवा, यानी रेड क्रॉस का जो आपका मुख्यालय है ये जेनेवा में स्थित है। एक तरह से कहूँ तो मैं आपका जितने भी इम्पोर्टेंट इस तरह के जो टॉपिक्स है इसका मैं वीडियो, इसका जो पीडीएफ है दोस्त मैं आपको अपना टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करवा रहा हूँ, तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। लिंक जो है ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप का मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। निम्न में से कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए किलाउ हवाई द्वीप, ऑप्शन बी माउंट एटना, ऑप्शन सी कोटोपैक्सी और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों आपका जो वोल्केनोज यानी ज्वालामुखी होते हैं ये दो तरह के बेसिकली होते हैं। ठीक है, अब दो तरह के कौन कौन से होते हैं, तो पहला होता है आपका एक्टिव ज्वालामुखी जो कि सक्रिय कहते हैं, और दूसरा होता है इनएक्टिव जो कि अक्रिय है। ठीक है, तो जो सक्रिय ज्वालामुखी है आपका, इनमें से किसका कौन कौन से ज्वालामुखी हैं जो सक्रिय हैं यही आपसे पूछ रहा है। तो एक्टिव वोल्केनोज की अगर हम बात करें तो इसमें से जो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका सही हो जाएगा, क्योंकि ये जितने भी आप देख रहे हो मेरा स्क्रीन के ऊपर ज्वालामुखी ये सारे जो हैं ये सक्रिय हैं, मीन्स की एक्टिव हैं। ठीक है, तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि बौद्ध भिक्षु किस ऋतु में उपदेश देना बंद कर देते हैं। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए ग्रीष्म ऋतु, ऑप्शन बी है शीत ऋतु, ऑप्शन सी है वर्षा ऋतु और ऑप्शन डी है शिशिर ऋतु। तो दोस्तों बौद्ध भिक्षु जो हैं ये आपके वर्षा ऋतु में उपदेश देना बंद कर देते हैं। आप जैसे जानते हो कि वर्षा ऋतु में बरसात बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो लोग एक दूसरे मीन्स की एक जगह से दूसरे जगह जा नहीं पाते हैं और इन लोगों का काम है घूम घूम करके शिक्षा देना, उपदेश देना। तो इस वजह से वर्षा ऋतु में ये जो है विहार नहीं करते हैं, मीन्स कि ये विचरण कहीं नहीं करते हैं, कहीं नहीं जाते जाते हैं। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि आपका जो वार्षिक जनगणना 2011 में हुई थी उसके अनुसार भारत का सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जनसंख्या वाला नहीं, नगरीय जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी तमिलनाडु और ऑप्शन डी है गोवा। तो दोस्तों जो आपका वार्षिक जनगणना 2011 आई थी उसके अनुसार जो आपका गोवा है यहाँ पे जो नगरीय जनसंख्या है बहुत ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन 2011 जनगणना से जुड़ी और कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी आपको दे दूँ कि सर्वाधिक शिक्षित जो राज्य है वो कौन सा है। तो ये आपका हो जाएगा केरल जो है सर्वाधिक शिक्षित राज्य है 93% लिटरेसी रेट के साथ, और बिहार जो है सबसे पिछड़ा 62% लिटरेसी रेट के साथ सबसे पिछड़ा जिला है। ठीक है, आपको ध्यान देना होगा इस चीज़ को। नेक्स्ट पूछेगा कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो उसमें आपका बिहार हो जाएगा। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा बिहार जो हो जाएगा सर्वाधिक जनसंख्या वाला आपका राज्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम किससे संबंधित संस्था है। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम किससे संबंधित संस्था है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 विश्व बैंक, ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और ऑप्शन डी एशियाई बैंक। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 42 का ये हो जाएगा आपका विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक। इसकी स्थापना आपकी की गई थी 1945 के अंदर अंदर, और फिलहाल जो इसके अध्यक्ष हैं ये हैं आपके डेविड मालपासा। ठीक है, और इसका जो हेडक्वार्टर है ये स्थापित है आपका वाशिंगटन डीसी के अंदर अंदर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि भारत में सर्वप्रथम कंप्यूटर आधारित रेलवे आरक्षण पद्धति कहाँ लागू की गई थी। जो रेलवे आरक्षण पद्धति है कंप्यूटर द्वारा, ये सबसे पहले कहाँ लागू की गई थी। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी बेंगलोर, ऑप्शन सी कलकत्ता और ऑप्शन डी चेन्नई। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन ए दिल्ली। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि भारत में प्रथम ट्रेन कहाँ चलाई गई थी, मीन्स कि कब से कब चलाई गई थी और किसके शासनकाल में चलाई गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। सिद्धू और कान्हू ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया, मीन्स के दो लीडर हैं सिद्धू और कान्हू, इन्होंने किस आंदोलन का नेतृत्व किया। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए संथाल, ऑप्शन बी छोटा नागपुर, ऑप्शन सी मुंडा और ऑप्शन डी कुक्का। दोस्तों ये जो हैं ये चारों ट्राइबल्स आपके हैं, ट्राइबल एक तरह से कहें ट्राइबल्स ग्रुप हैं, और इनमें से किसका नेतृत्व किया था आपके सिद्धू और कान्हू ने। ये दोस्तों जो आप मुंडा देख रहे हो, इस मुंडा का जो लीडर था बिरसा मुंडा थे, जिनका कि अभी भी लोग नाम जानते हैं, बिरसा मुंडा के बारे में सब लोग जानता है। तो बिरसा मुंडा जो थे ये मुंडा समाज से बिलोंग करते थे। तो आपसे ठीक इसी तरह से पूछ रहा है कि सिद्धू और कान्हू जो थे वो किस आंदोलन का, मीन्स के किसके आंदोलन का नेतृत्व किया उन्होंने। तो इन्होंने किया दोस्तों संथाल के। अब संथाल भी एक ट्राइब है जो कि आपका झारखंड मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में पाया जाता है, ठीक है। छत्तीसगढ़ के भी क्षेत्रों में, कुछ क्षेत्रों में इनका जो है ग्रुप्स आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था का तृतीय क्षेत्र में घटक नहीं है, यानी टर्सरी सेक्टर में कौन सा घटक नहीं है इनमें से। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए व्यापार, ऑप्शन बी भंडारण, ऑप्शन सी गैस एवं जलापूर्ति और ऑप्शन डी है आपका सामुदायिक सेवाएं। तो इसका दोस्तों जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन सी गैस और जलापूर्ति। अब यहाँ पे आप जान लेते हैं कि 3 सेक्टर्स में आपकी इकोनॉमी को बांटा गया है। पहला है आपका प्राइमरी, दूसरा है सेकेंडरी और तीसरा है टर्सरी। प्राइमरी सेक्टर में जितने भी आपके एग्रीकल्चर वर्क्स आते हैं, मीन्स कि जो भी एग्रीकल्चर जैसे फिशिंग करना, पशुपालन हो गया, मत्स्य पालन हो गया, जितने भी तरह के वर्क्स होते हैं जैसे एग्रीकल्चर हो गया, ये सारा चीज़ आपका आता है प्राइमरी सेक्टर में। सेकेंडरी सेक्टर में आपके इंडस्ट्रीज वगैरह आ जाते हैं, जितने भी औद्योगिक क्षेत्र हैं ये सारे आपके सेकेंडरी सेक्टर में आ जाते हैं। और टर्सरी सेक्टर में जो कम्युनिकेशन वगैरह हो गया, जो रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चर होता है, वो सारा चीज़ आपका आ जाता है टर्सरी सेक्टर के अंदर। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 46। आपका क्वेश्चन नंबर 46 कहता है गुजरात के कंडाला बंदरगाह का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है। तो दोस्तों जो गुजरात का कंडाला बंदरगाह था उसका नाम बदल करके अब क्या रख दिया गया है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अटल बिहारी वाजपेयी बंदरगाह, ऑप्शन बी पंडित दीनदयाल बंदरगाह, ऑप्शन सी श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह और ऑप्शन डी महात्मा गांधी बंदरगाह। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी पंडित दीनदयाल बंदरगाह। ये कर दिया गया था आपको साल 2018 के अंदर, यानी गुजरात का जो कंडाला पोर्ट है उसका नाम बदल करके नया आप कर दिया गया है 2018। आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओगे कि फिलहाल में भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है और सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है जो कि नेचुरल, ठीक है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में इस चीज़ को बताओगे। क्वेश्चन नंबर 47 है कि गैर शहरी अचल संपत्तियों से प्राप्त कर किस प्रकार का कर होता है, ठीक है। आपके ऑप्शन है प्रत्यक्ष कर यानी डायरेक्ट टैक्स, अप्रत्यक्ष कर यानी इनडायरेक्ट टैक्स, तीसरा है आपका विनियामक कर और चौथा है आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका दोस्तों जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा आपका डायरेक्ट टैक्स यानी प्रत्यक्ष कर। अब टैक्स की बात यहाँ पे आई है तो हम बात करेंगे जीएसटी के बारे में, क्योंकि ये रिसेंट में तो आपसे इसे क्वेश्चन पूछ सकता है। जीएसटी सर्वप्रथम कहाँ पे लागू किया गया था और भारत में और कब लागू किया गया था। दोस्तों ये लागू किया गया था आपका 1 जुलाई 2017 के दिन, और इसको लागू करने वाला पूरी तरह से पहला जो राज्य था वो था आसाम, ठीक है। दोस्तों जो जीएसटी होता है, टैक्स होता है, ये 4 तरह का होता है। एक होता है आपका 5%, 8%, 12% और 28%, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। सीमा पुनिया किस खेल से संबंधित है। सीमा पुनिया किस खेल से संबंधित है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए एथलेटिक्स, ऑप्शन बी क्रिकेट, ऑप्शन सी बॉक्सिंग और ऑप्शन डी शूटिंग। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन ए एथलेटिक्स, यानी सीमा पुनिया का संबंध है आपके एथलेटिक्स से। आप मुझे बताओगे कि लवलीना जो कि हाल ही में चर्चा में थी, बॉक्सर हैं, इनका संबंध, सॉरी मैंने बता ही दिया बॉक्सर हैं, चलो कोई नहीं। आप मुझे बताओगे कि आदिति अशोक जो हैं, आदिति अशोक एक प्लेयर हैं, उनका संबंध किस खेल से है। आदिति अशोक, ठीक है, ये अभी हाल ही में चर्चा में थी। आप बताओगे मुझे कमेंट सेक्शन में कि इनका जो संबंध है वो किस खेल से है। और इसी के साथ में अवनी लखेरा का संबंध किससे है। अवनी लखेरा का संबंध किस खेल से है। क्वेश्चन नंबर 49 दोस्तों आपका कह रहा है कि निम्न में से कौन
पंचतंत्र के लेखक हैं? यानी बुक्स और राइटर से भी ये क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। आपके ऑप्शन है रस खान, ऑप्शन बी है विष्णु शर्मा, ऑप्शन सी है अमर सिंह और ऑप्शन डी है आपका विशाखा दत्त। तो दोस्तों आपका जो ऑप्शन ए बी हो जाएगा यहाँ पे विष्णु शर्मा, इन्होंने लिखा था पंचतंत्र। विशाखा दत्त की अगर हम बात करें तो विशाखा दत्त की एक पुस्तक है मुद्रा राक्षस, ठीक है, मुद्रा राक्षस ये पुस्तक है विशाखा दत्त की। तो इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों आपके पूछे जाते हैं CISF फायर के अंदर प्रीवियस ईयर का दोस्तों ये क्वेश्चन पेपर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 50, बृहत हिमालय में स्थित एक ठंडा रेगिस्तान है, मीन्स के बृहत हिमालय में स्थित एक ठंडा रेगिस्तान है। आपके ऑप्शन ए लद्दाख, ऑप्शन बी सतपुड़ा, ऑप्शन सी अरावली और ऑप्शन डी विंध्याचल। तो इसमें से दोस्तों जो सबसे सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन ए लद्दाख, क्योंकि बहुत सारे लोगों को देखो कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं ना ये ऑप्शन से भी बन जाते हैं। अब बात हो रही है यहाँ पे बृहत हिमालय की, यानी हिमालय रीजन की बात हो रही है। तो हिमालय रीजन में आपका अरावली तो आएगा नहीं, सतपुड़ा आएगा नहीं, विंध्याचल आएगा नहीं, तो जाहिर सी बात है कि आपका आएगा कौन, तो लद्दाख आएगा। तो कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं ना उनके जो आंसर होते हैं उनके ऑप्शंस में ही छिपे होते हैं, मीन्स कि प्रश्न पढ़ोगे आपको वहाँ से आंसर मिल जाएगा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये लद्दाख हो जाएगा। आपसे पूछे कि जो सबसे ओल्ड फोल्ड माउंटेन कौन सा है, तो दोस्तों आपका जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा अरावली, ठीक है। और सबसे न्यू फोल्ड माउंटेन पूछे तो ये आपका हो जाएगा हिमालय, ठीक है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो दोस्तों आई होप कि आज का दोस्तों जो सेशन होगा आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, और मैं ट्राई करूँगा कि नेक्स्ट आपका रीजनिंग का, इंग्लिश का और हिंदी का भी सेशन ठीक इसी तरह से 25 क्वेश्चन का मैं लेकर के आऊँ और आपको इससे बेनिफिट मिल सके। इसी के साथ में दोस्तों एक और अनाउंसमेंट जो कि मैंने पहले ही बताया कि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, जहाँ पे आपको हैंडमेड नोट्स मिलेंगे सारे बनाए हुए, जो कि आपके एग्जामिनेशन का पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो आई होप कि ये सारी जानकारी दोस्तों आपको समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।